इस वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो बच्चों ये मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल एस्पिरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल है, चाहे वो आईएएस एस्पिरेंट हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्पिरेंट हो या इसके अलावा अदर एग्जामिनेशन का कोई कैंडिडेट है। तो बच्चों इस कोर्स को जो फंडामेंटल राइट का मैंने कोर्स शुरू किया है इसमें लगभग 15 के आसपास वीडियो बनेंगे, तो यानी कि टोटल आपके 15 लेसन बनेंगे। तो जिसमें टोटली मैं फंडामेंटल राइट के विषय में बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं इनमें एक एक आर्टिकल को मैं डिस्क्राइब करूंगा। और ये फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक है वो सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल है, काफी बेनिफिशियल है। तो फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल वीडियोस मेरी इसमें कितनी आएंगी, लगभग 15 के आसपास होंगी। और जब फंडामेंटल राइट का मैं कंटेंट फिनिश कर दूंगा तो उसके बाद इसकी कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपको दूंगा। तो फंडामेंटल राइट को समझना काफी जरूरी है कि भाई फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। तो बच्चों वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक है यानी कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, इसको ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, अब हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों में कि भाई एक ये जो लेसन फर्स्ट है इसमें हम फंडामेंटल राइट की पृष्ठभूमि की बात करेंगे, बैकग्राउंड की। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का अर्थ, यानी कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है। देखो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है कि जैसे मेंटली, फिजिकली एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो होता क्या है कि ये जो मूल अधिकार होते हैं इनमें मूल अधिकारों में अपेक्षा ये यानी कि मूल अधिकारों में अपेक्षा ये की जाती है कि व्यक्ति का पूर्ण मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास हो, इसलिए फंडामेंटल राइट होते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्यों होते हैं? मेंटली, फिजिकली और मॉरल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि व्यक्ति के मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए होते हैं। दूसरा पॉइंट आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट अमेंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, की मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन करना है तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना नहीं हो सकता, बिना संविधान संशोधन के थ्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, अब देखिए फंडामेंटल राइट में देखें तो ऑल लीगल राइट इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी कि सभी जो विधिक अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख रहे होगे कि हाँ कंज्यूमर राइट्स उपभोक्ता अधिकार है, तो ये एक विधिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार तो नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी ये संपत्ति का अधिकार है, हालांकि जब हमारा संविधान बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान में 7वां फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, जो कि आर्टिकल 31 में था। लेकिन बट एक 44 संविधान संशोधन हुआ और जिसके थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से रिप्लेस करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया और एक ये लीगल राइट बन गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है, तो ये भी एक लीगल राइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल लीगल राइट इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी कि सभी लीगल राइट जो है मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि आपको कि भाई ये जो मौलिक अधिकार है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि उनका जो नेचर, उनका जो स्वरूप है वो प्राकृतिक अधिकार की तरह भी हो सकता है, नेचुरल राइट्स के रूप में, और सामान्य कानूनी या लीगल राइट के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो फंडामेंटल राइट्स किस नेचर के हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहां की उस देश की राज्यव्यवस्था, उस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बच्चों आपको बताया कि फंडामेंटल राइट क्यों होते हैं, ताकि व्यक्ति का पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास हो सके, इसलिए फंडामेंटल राइट होते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट में संविधान संशोधन के थ्रू परिवर्तन किया जा सकता है और सभी लीगल राइट जो है फंडामेंटल राइट नहीं होते। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग होता है या फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया जाता है या फंडामेंटल राइट्स को अगर हम ये कहें कि शोषित होते हैं, तो यानी कि कोई सरकार हो, कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, तो देन सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट का बचाव करता है। बचाव इसलिए करता है ताकि व्यक्ति का मानसिक, मेंटली यानी कि फिजिकल यानी कि भौतिक और नैतिक विकास हो सके। क्लियर? सेकंड पॉइंट अगर हम देखें कि भाई नीड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई या क्यों होती है, उसकी आवश्यकता क्या है। देखो पहला पॉइंट तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप जानते हो कि भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये स्थिति और ज्यादा हो जाती है कि भाई मौलिक अधिकार होना जरूरी है, क्योंकि देखिए कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वहां एक्सिक्यूटिव का जो होगा वो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी होता है, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा सरकार का बनना और सरकार का गिरना ये लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों को छीनने वाला कानून भी बना सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार वाइस्ड होकर मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी कर सकती है, तो इसलिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता हुई और इसको हमने संविधान में ऐड किया।
अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई जैसे रिलीजन और रेस डिफरेंसेस है, धार्मिक और नस्लीय विविधता या डिफरेंसेस के मामले आते हैं, तो आप ये तो जानते हो कि भाई हमारे देश में अगर हम देखें तो विभिन्न धर्मों का मानसिक, मेंटली यानी कि फिजिकल यानी कि भौतिक और नैतिक विकास हो सके। क्लियर। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें कि भाई नीड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई या क्यों होती है, उसकी आवश्यकता क्या है। देखो पहला पॉइंट तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप जानते हो कि भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये स्थिति और ज्यादा हो जाती है कि भाई मौलिक अधिकार होना जरूरी है, क्योंकि देखिए कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वहां एग्जीक्यूटिव का जो होगा वो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी होता है, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा सरकार का बनना और सरकार का गिरना ये लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों को छीनने वाला कानून भी बना सकती है, तो कहीं ना कहीं सरकार वायस्ड होके मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी कर सकती है, तो इसलिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता हुई और इसको हमने संविधान में ऐड किया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई जैसे रिलीजन और रेस डिफरेंसेस है, धार्मिक और नस्लीय विविधता या डिफरेंसेस के मामले आते हैं, तो आप ये तो जानते हो कि भाई हमारे देश में अगर हम देखें तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई एक रिलीजन धार्मिक जो डिफरेंसेस है वो हमारे देश में काफी ज्यादा है। तो होता क्या है कि जिसकी वजह से बहुसंख्यक भी मेजोरिटी वाले भी हैं और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले भी हैं। हालांकि हमारे देश में देखो तो हिंदू बहुसंख्यक है और जो कि अन्य जितने भी धर्म है, आपके मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, वो सब अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी कम जनसंख्या के कारण सरकार के निर्माण में प्राय वो कमजोर सिद्ध होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या कम है और यह खतरा भी महसूस किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक लोग किसी एक संप्रदायवादी जो जो एक दल है उसके पक्ष में आ जाए और उस दल की सरकार बन जाए, और जिससे क्या होगा कि वो सरकार जो है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक्शन ले सकती है और जिससे कहीं ना कहीं जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनके साथ गलत भी हो सकता है। तो इसलिए ये अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान में रख दिया गया। अब बात आती है फेडरल सिस्टम की, संघात्मक व्यवस्था की। देखिए हमारे देश में फेडरल सिस्टम तो है क्योंकि सेंटर की सरकार अलग काम करती है और स्टेट की सरकार अलग काम करती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम मौलिक अधिकार को ना दें, क्योंकि स्टेट की सरकार खुद की अपनी है, स्टेट की सरकार खुद कानून बनाती है कि लोगों के जो अधिकार है उनको छीन ले, तो देन इसी वजह से, क्योंकि इसी वजह से मौलिक अधिकार हमारे क्या संविधान में रखे गए हैं। मौलिक अधिकार आवश्यकता पड़ी क्योंकि फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में कहीं ना कहीं तो फेडरल सिस्टम है, तो देन इसी वजह से मूल अधिकारों के लिए राज्य सरकारें जो है संविधान से बंधी हुई है। नो एनी प्रिविलेजेस, कोई विशेषाधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि जो मौलिक अधिकार है, आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं है, और विशेषाधिकार नहीं है तो इसका मतलब विधि के समक्ष समान है, सब विधि के समक्ष समान है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, तो हमारे संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति बराबर है, कोई विशेष अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो देन इसी वजह से भारत में क्या है, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। क्लियर। अब उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देख लेते हैं, जैसे भाई आर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट, क्या हमारे देश में मौलिक अधिकार आंतरिक है। तो आंतरिक का मतलब क्या होता है, आंतरिक का मतलब ये होता है कि सीमाओं या मर्यादाओं से ना बंधे होना। तो कोई चीज जब सीमाओं यानी कि लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शन से ना बंधी हो तो उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, आंतरिक कहते हैं। तो हमारे देश में क्या मौलिक अधिकार आंतरिक हैं। तो जैसे पहला पॉइंट दिया है कि FR फंडामेंटल राइट रिजिड इन USA, अमेरिका में मौलिक अधिकार कठोर थे। देखिए अमेरिका में मौलिक अधिकारों को काफी कठोर बनाया गया
और उनमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार काफी कठोर थे अमेरिका में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहां संविधान संशोधन हुआ और उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया गया। लेकिन अब दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल राइट मोर फ्लेक्सिबल इन ब्रिटेन, जबकि ब्रिटेन में क्या है, इसको बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया गया क्योंकि वहां की संसद जो है कभी भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है जैसा चाहे, तो काफी फ्लेक्सिबल है। लेकिन हमने क्या दोनों का रूप रखा। हमारे देश में क्या है कि भाई परिवर्तन करना आसान भी है और एक मुश्किल भी है, यानी कि फंडामेंटल राइट इन इंडिया नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल, यानी कि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई, युक्ति युक्त निर्बंधन की बात की गई कि अगर हमारे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचती है तो देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहां फंडामेंटल राइट में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये चीजें आगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में मौलिक अधिकार आंतरिक रिजिड यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, एक तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस युक्ति निर्बंधन की बात की गई है कि अगर हमें लगता है कहीं भी देश को खतरा है, देश की एकता को अखंडता को अगर खतरा होता है तो वहां पर हमारे फंडामेंटल राइट में बदलाव हो सकता है। अब बात आती है कि सस्पेंशन ऑफ एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का निर्बंधन व निर्बंधन। तो देखो पहला पॉइंट है कि कहां पहली बात तो ये आती है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन सस्पेंशन कहां हो सकता है और निर्बंधन रेस्ट्रिक्शंस की बात क्या क्या है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों में युक्तियुक्त निर्बंधन, जैसे आर्टिकल 19 के मामले में देखिए तो आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडमनेस की बात लिखी है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता के अधिकार को असीमित नहीं बनाया गया है, यानी कि कुछ मामलों पे उसे सीमित कर दिया गया है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी सेमिनार होता है, कोई भाषण, कोई स्पीच दी जाती है तो वहां पर पुलिस को पहले सूचना दी जाती है कि भाई हम ऐसे ये सभा करने वाले हैं, और पुलिस को लगता है कि इससे कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी तो वहां राइट टू फ्रीडमनेस का अधिकार दे दिया जाता है। जैसे भड़काऊ भाषण है तो कोई, हालांकि राइट टू स्पीच का अधिकार सबको है लेकिन भड़काऊ भाषण कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यह युक्ति निर्बंधन की बात की गई है। जैसे डिफेंस फोर्सेस है, प्रतिरक्षा सेना की बात की गई, आर्टिकल 33 की बात है। तो 33 में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि सेना अधिनियम आर्मी एक्ट 1950 है, आपका एयरफोर्स एक्ट 1950 है, नेवी एक्ट 1950 है, आपका क्या पुलिस फोर्सेस एक्ट है 1966 है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1968 है। तो ये जो डिफेंस फोर्सेस हैं तो इनमें जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो वहां प्रतिरक्षा सेना के लिए राइट टू फ्रीडमनेस को सीमित कर दिया जाता है। क्लियर है। मार्शल लॉ की बात करें तो आर्टिकल 34 में है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ सेना विधि लागू हो तो संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों पर पूर्ण या अंशतः निर्बंधन रेस्ट्रिक्शन आरोप कर सकती है, ठीक है। जहां पर क्या है, सिविल कोर्ट्स के स्थान पर सेना न्यायालय, मिलिट्री कोर्ट्स काम करने लगते हैं। तो मार्शल लॉ में राइट टू फ्रीडमनेस को सीमित कर दिया जाता है। इमरजेंसी डिक्लेरेशन में आप देख सकते हो, आपात उस घोषणा में देख सकते हो कि भाई जब इमरजेंसी लग जाती है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर ऑल फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो ये इमरजेंसी डिक्लेरेशन में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई बदलाव, संविधान संशोधन में अगर कोई बदलाव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग भी अगर आप देखोगे तो संविधान संशोधन के माध्यम से भी मूल अधिकारों को क्या है, निलंबित करने की कोशिश की गई है। तो एक संविधान संशोधन भी एक तरीके से क्या है, सस्पेंशन एंड रेस्ट्रिक्शंस का ही मामला बनता है। तो कहीं ना कहीं हम मौलिक अधिकारों में कुछ ना कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये फंडामेंटल राइट्स का पहला टॉपिक था, पहला यानी कि पहला लेसन था। तो और अभी जो नेक्स्ट लेसन है सबको आप शुरू से एंड तक वॉच करिए। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।